हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज की बेहतरीन क्लास में। आज की क्लास टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, जिसे हम एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे और समझेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन, चित्र सूत्र ग्रंथ में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 एंड लास्ट ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। चित्र सूत्र ग्रंथ में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? तो 4 भेद बताए गए हैं। पहला कौन है? सत्य। पहला कौन सा है? सत्य। दूसरा कौन सा है? वैणिक। दूसरा कौन सा है? वैणिक। तीसरा कौन सा है? नागर। तीसरा कौन सा है? नागर। एंड लास्ट चौथा कौन सा है? मिश्र। लास्ट कौन सा है? मिश्र। पहला है सत्य चित्र, दूसरा है वैदिक चित्र, तीसरा है नागर चित्र एंड लास्ट चौथा है मिश्र चित्र। तो चित्र सूत्र ग्रंथ में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? 4 भेद बताए गए हैं। अगर बात करते हैं चित्र सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की है, तो मार्कंडेय मुनि ने। किसने की है? मार्कंडेय मुनि ने। चित्र सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की है? तो मार्कंडेय मुनि ने। इन्होंने चित्रसूत्र ग्रंथ की रचना की है। तो चित्रसूत्र ग्रंथ में कितने भेद बताए गए हैं? 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? सत्य, वैणिक, नागर एवं मिश्र। इसके रचयिता कौन है? मार्कंडेय मुनि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्रांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? ऑप्शन ए 8वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 12वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 10वीं शताब्दी एंड लास्ट ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी। तो सम्रांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? तो यह 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है। अगर बात करते हैं इसके टाइम पीरियड का, तो 1005 से 1054 ईस्वी का यह ग्रंथ माना जाता है। इसके रचयिता कौन है? राजा भोज। इसके रचयिता कौन है? राजा भोज। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक या रचयिता कौन है? तो राजा भोज। अगर बात करते हैं सम्रांगण सूत्रधार या भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित है। किससे? भारतीय वास्तुशास्त्र से। भारतीय वास्तुशास्त्र से यह संबंधित है। किससे? भारतीय वास्तुशास्त्र से। तो सम्रांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी का है? तो यह 11वीं शताब्दी का है। इसकी रचना किसने किया था? तो राजा भोज ने। यह किससे संबंधित है? तो यह भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित ग्रंथ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांझी किस राज्य की लोक कला है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार एंड लास्ट ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सांझी किस राज्य की लोक कला है? तो यह उत्तर प्रदेश की लोक कला है। अगर बात करते हैं सांझी लोक कला या उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से संबंधित है। यह ब्रज क्षेत्र की लोक कला भी मानी जाती है। अगर बात करते हैं सांझी लोक कला यह किस पर बनाई जाती है? तो यह भूमि पर बनाई जाती है। किस पर बनाई जाती है? तो यह भूमि पर बनाई जाती है। अगर बात करते हैं इसके प्रमुख कलाकार के रूप में कौन कौन जाने जाते हैं, तो प्रमुख कलाकार के रूप में एक प्रमुख कलाकार हैं विजय। विजय यह किस रूप में जाने जाते हैं? तो यह सांझी कलाकार के प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। दूसरे कौन है? मोहन शर्मा। मोहन शर्मा। दूसरे कलाकार कौन है? मोहन शर्मा। तो सांझी या किस राज्य की लोक कला है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य की लोक कला है। उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो यह मथुरा जिले से संबंधित है। अगर बात करते हैं किस पर बनाई जाती है, तो यह भूमि पर बनाई जाती है। इसके प्रमुख कलाकार के रूप में मोहन शर्मा एवं विजय संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर आकार में आंतरिक तौर पर कितने भागों में विभाजित है? खजुराहो मंदिर या आकार में आंतरिक तौर पर कितने भागों में विभाजित है? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 एंड लास्ट ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। कौन कौन से भाग हैं? पहला है जैसे अर्धमंडप, दूसरा कौन सा है? महामंडप। नोट डाउन कर लीजिएगा, पहला है कौन सा? अर्धमंडप। पहला कौन सा है? अर्धमंडप। दूसरा कौन सा है? महामंडप। महामंडप। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा कौन सा है? अंतराल। तीसरा कौन सा है? अंतराल। चौथा है गर्भगृह। चौथा कौन सा है? गर्भगृह। एंड लास्ट है प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ। अगर बात करते हैं अर्धमंडप के बारे में तो यह प्रवेश कक्ष है। बात करते हैं अर्धमंडप या प्रवेश कक्ष है, या इसी को बोला जाता है प्रवेश बरामदा कहा जाता है, जो चौकोर होता है। अर्धमंडप की बात करते हैं या प्रवेश कक्ष है या प्रवेश बरामदा कहा जाता है, जो चौकोर होता है। दूसरे की बात करते हैं महामंडप या ऊंचे चबूतरे वाला भाग है। महामंडप जो है या ऊंचे चबूतरे वाला भाग है, इसे सभा मंडप भी कहते हैं। महामंडप को सभा मंडप के नाम से भी जानते हैं। तीसरे की बात करते हैं अंतराल या गर्भगृह के समीप गलियारे का वह भाग है जहां पर बैठकर पुजारी लोग पूजा पाठ में सहायता करते हैं। ध्यान से समझिएगा अंतराल के बारे में। या गर्भगृह, गर्भगृह की बात करते हैं तो जहाँ पर प्रमुख रूप से देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित रहती है, उसी को बोलते हैं गर्भगृह। गर्भगृह समझिएगा जहाँ पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित रहती है, उसी को गर्भगृह बोलते हैं। तो अंतराल को समझिएगा, तो गर्भगृह के समीप जो गलियारा होता है जहाँ पर पुजारी लोग बैठकर पूजा का पाठ करते हैं, उनकी हम लोग सहायता करते हैं, उसी को बोलते हैं अंतराल। लास्ट है प्रदक्षिणा पथ, तो यह गर्भगृह के चारों ओर होता है, जो कि आंतरिक एवं बाह्य मंदिर के मध्य होता है। आंतरिक एवं बाह्य मंदिर के मध्य होता है। गर्भगृह के चारों ओर होता है और जो कि आंतरिक एवं बाह्य मंदिर के मध्य होता है प्रदक्षिणा पथ। और गर्भगृह की बात करते हैं तो जहाँ पर प्रमुख रूप से देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित रहती है, उसी को बोलते हैं गर्भगृह। तो बात करते हैं खजुराहो मंदिर आकार में आंतरिक तौर पर कितने भागों में विभाजित है? तो वह 5 भाग में विभाजित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांगका का अर्थ है? ऑप्शन ए मंदिर की पताकाएं, ऑप्शन बी मंदिर की घंटी, ऑप्शन सी मंदिर की शोभा यात्रा एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तांगका का प्रमुख अर्थ क्या होता है? तो मंदिर की पताकाएं। अगर बात करते हैं मंदिर की पताकाएं या बैनर्स, इसी को कहते हैं। अगर तांगका की बात करते हैं, इसी का पर्यायवाची है, चाहे तांगका आप बोलिए चाहे थंका बोलिए, थंका सेम है, या टंका, चाहे टंका वर्ड आ जाए, थंका वर्ड आ जाए या तांगका वर्ड आ जाए, ये सब सेम ही है। तो तांगका का क्या अर्थ है? तो मंदिर की पताकाएं, जिसे बैनर्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाखिल दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी सिंघनपुर एंड लास्ट ऑप्शन डी गौर। तो दाखिल दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गौर। यह कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल के गौर जिले में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के गौर जिले में यह स्थित है। अगर बात करते हैं दाखिल दरवाज़ा, यह प्रमुख रूप से किस लिए जाना जाता है? तो यह प्रवेश द्वार है। दाखिल दरवाज़ा क्या है? यह एक प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। अगर बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह।
कौन करवाया था? यहाँ पर लिखते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद। आज हैंड राइटिंग सही नहीं है क्योंकि आज पेन टैब का पेन थोड़ा ख़राब है, इस वजह से आज इसकी पिन बदल देंगे तो सही हो जाएगा। तो दाखिल दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह या मोहम्मद शाह, इसी को बोलते हैं। कहीं कहीं पर लिखा है महमूद शाह या मोहम्मद शाह। अगर बात करते हैं इन्होंने कब निर्माण करवाया था, तो 1435 से 59 ईस्वी के मध्य इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। या अपने गढ़ के निर्माण के समय इन्होंने अपने गढ़ के निर्माण के समय इसे बनवाया था। किसे? दाखिल दरवाज़ा को। या लखनौती के गढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार भी था। कहाँ का? लखनौती के गढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार था। इन्होंने अपना गढ़ का निर्माण करवाया था, उसी समय इसे दाखिल दरवाज़ा का इन्होंने बनवाया था। तो दाखिल दरवाज़ा क्या है? एक प्रवेश द्वार है। तो लखनौती जो इन्होंने गढ़ बनवाया था उसी का प्रवेश द्वार था कौन सा? दाखिल दरवाज़ा। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल के गौड़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह, जिसे 1435 से 59 ईस्वी के मध्य इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल पर कौन सी किताब कैलीग्राफी पर तैयार की गई है? ऑप्शन ए गीता, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी बाइबल एंड लास्ट ऑप्शन डी कुरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुरान। अगर बात करते हैं ताजमहल की दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत कैलीग्राफी की गई है। किस पर? दीवारों पर। ताजमहल की दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत कैलीग्राफी की गई है। और ध्यान से समझिएगा कि हाथ से लिखे अक्षरों में लेख अरबी भाषा में लिखे गए हैं। जो उस पर हाथ से लिखे गए हैं अक्षर वह किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वह अरबी भाषा में लिखे गए हैं। ध्यान से समझिएगा इसे भी, वह किस भाषा में लिखे गए हैं? अरबी भाषा में। जो हाथ से अक्षरों को लिखा गया है वह अरबी भाषा में लिखे गए हैं। यहाँ के पत्थर को कुरान की आयत से सजाया गया है। किससे? कुरान की आयत से इसको सजाया गया है। तो ताजमहल पर कौन सी किताब कैलीग्राफी पर तैयार की गई है? तो वह कौन सी किताब है? कुरान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकबरे से जुड़े तोरण कहाँ पर पाए गए हैं? ऑप्शन ए बाबरी मस्जिद, ऑप्शन बी जामा मस्जिद, ऑप्शन सी जामी मस्जिद एंड लास्ट ऑप्शन डी अटाला मस्जिद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अटाला मस्जिद। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अटाला मस्जिद। यह कहाँ पर स्थित है अटाला मस्जिद? तो जौनपुर में। यह कहाँ पर स्थित है? जौनपुर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलाश के वृक्ष पर चढ़ती हुई चींटियाँ अजंता की किस गुफा संख्या में अंकित है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 16 एंड लास्ट ऑप्शन डी 17। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 17। अगर बात करते हैं अजंता गुफा यह कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अगर बात करते हैं औरंगाबाद, इसका वर्तमान में नाम चेंज हो गया है, जिसे हम संभाजी नगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? संभाजी नगर के नाम से जानते हैं औरंगाबाद को। तो अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद या संभाजी नगर में स्थित है। अजंता गुफा की बात करते हैं, यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण के लिए। यह किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर बात करते हैं अजंता गुफा की खोज कब होती है? 1819 में। किसने किया था? जॉन स्मिथ महोदय ने। जॉन स्मिथ महोदय ने अजंता गुफा की खोज 1819 में की थी। यह किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो पलाश के वृक्ष पर चढ़ती हुई चींटियाँ
अजंता के किस गुफा संख्या में अंकित है? तो गुफा संख्या 17 में। अगर बात करते हैं अजंता गुफा यह कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के संभाजी नगर में यह स्थित है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इसकी खोज कब होती है? 1819 में। किसने किया था? तो जॉन स्मिथ महोदय ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुराय जाने जाते हैं। ऑप्शन ए चित्रकार के रूप में, ऑप्शन बी मूर्तिकार के रूप में, ऑप्शन सी फोटोग्राफर एंड लास्ट ऑप्शन डी कहानीकार। तो रघुराय किस रूप में जाने जाते हैं? तो यह एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में? फोटोग्राफर के रूप में। अगर बात करते हैं रघुराय का जन्म कब होता है, इनके जन्म से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है 1942 में। रघुराय का जन्म कब होता है? 1942 में। अगर बात करते हैं 1965 में इन्होंने फोटोग्राफी शुरू किया और उसके अगले वर्ष मुख्य फोटोग्राफर के रूप में ये जाने गए। अगर बात करते हैं इन्हें पद्मश्री सम्मान मिला था। पद्मश्री सम्मान से अलंकृत या नवाजा गया था कब? 1972 में। इन्हें किस लिए मिला था? ये इम्पॉर्टेंट है। बांग्लादेश युद्ध पर इन्होंने काम किया था, उसके लिए इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। किस लिए? बांग्लादेश युद्ध पर काम के लिए इन्हें पद्मश्री 1972 में दिया गया था। तो रघुराय जाने जाते हैं फोटोग्राफर के रूप में। किस रूप में प्रसिद्ध हैं? फोटोग्राफर के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1914। तो अमृता शेरगिल का जन्म कब होता है? तो इनका जन्म 1913 में होता है। कहाँ होता है? बुडापेस्ट हंगरी में। बुडापेस्ट हंगरी में इनका जन्म होता है। अगर बात करते हैं इनका प्रमुख चित्र, जैसे मदर इंडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मदर इंडिया, हिलमैन या हिल वूमेन दोनों इनका है, हाथी का स्नान, हाट बाजार प्रमुख है ये भी, हाट बाजार, फल बेचते हुए, यह सब इनका प्रमुख चित्र है। किसका? अमृता शेरगिल का। तो अमृता शेरगिल का जन्म कब होता है? 1913 में। कहाँ होता है? बुडापेस्ट हंगरी में। इनके प्रमुख चित्र हैं जैसे हिलमैन या हिल वूमेन, हाथी का स्नान, हाट बाजार, फल बेचते हुए, मदर इंडिया, यह सब इनका प्रमुख चित्र है जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमृता शेरगिल का जन्म कब होता है? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक्ड एनर्जी चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने सृजित की? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी तैयब मेहता, ऑप्शन सी सतीश गुजराल एंड लास्ट ऑप्शन डी प्रदोष दास गुप्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तैयब मेहता। अगर बात करते हैं तैयब मेहता का प्रमुख चित्र सेलिब्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काली किसका है? तैयब मेहता का। रिक्शा खींचने वाला यह भी किसका है? तैयब मेहता का। और बात करते हैं इसका जैसे डायगोनल सीरीज, ये सब किसका है? तैयब मेहता का प्रमुख चित्र है। इन्हें 2007 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब? 2007 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया था इन्होंने। 1968 में इन्हें त्रिनाले का भारत का स्वर्ण पदक मिला और ख़ास बात यह है कि इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान भी प्राप्त हुआ है। तो इनका प्रमुख चीज़ जैसे सेलिब्रेशन हो गया, रिक्शा खींचने वाला, काली, यह सब इनका प्रमुख चित्र है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट के लेखक
कौन हैं? ऑप्शन ए पर्सी ब्राउन, ऑप्शन बी आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन सी नंदलाल बोस एंड लास्ट ऑप्शन डी गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट के लेखक कौन हैं? तो यह हैं आनंद कुमार स्वामी। अगर बात करते हैं आनंद कुमार स्वामी का पूरा नाम क्या है, तो आनंद केंटिस कुमार स्वामी, इनका पूरा नाम इम्पॉर्टेंट है, आनंद केंटिस कुमार स्वामी इनका पूरा नाम है। अगर बात करते हैं यह किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो यह कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कम से कम 60 ग्रंथों की रचना की है। कितने ग्रंथों की? 60 ग्रंथों की रचना की है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट के लेखक कौन हैं? आनंद कुमार स्वामी हैं। यह कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम आनंद केंटिस कुमार स्वामी। इन्होंने 60 ग्रंथों की रचना की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मा गौड़ द्वारा चित्रित कौन सा चित्र है? ऑप्शन ए सुजाता, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी परिवार एंड लास्ट ऑप्शन डी संथाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिवार। अगर बात करते हैं लक्ष्मा गौड़ का जन्म कब होता है? 1940 में। इनका जन्म कब होता है? 1940 में। कहाँ होता है? हैदराबाद। हैदराबाद में इनका 1940 में जन्म होता है, जो वर्तमान में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। अगर बात करते हैं ये प्रमुख रूप से किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो यह प्रमुख रूप से ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ग्राफिक कलाकार के रूप में यह जाने जाते हैं। तो के लक्ष्मा गौड़ का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? परिवार। इनका प्रसिद्ध चित्र है परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र मदर टेरेसा के चित्रकार का नाम है? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी सतीश गुजराल, ऑप्शन सी आनंद कुमार स्वामी एंड लास्ट ऑप्शन डी मकबूल फ़िदा हुसैन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मकबूल फ़िदा हुसैन। मकबूल फ़िदा हुसैन की बात करते हैं, इनका जन्म कब होता है? तो 1915 में। इनका जन्म कब होता है? 1915 में। कहाँ होता है? सोलापुर महाराष्ट्र में। सोलापुर महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है 1915 में। अगर बात करते हैं इनके गुरु कौन थे, तो डी देवला लीकर। डी देवला लीकर इनके प्रमुख गुरु के रूप में जाने जाते हैं। इनका प्रमुख चित्र है जैसे जमीन। जमीन इनका प्रसिद्ध चित्र है। अगर दूसरे चित्र की बात करते हैं, भारत माता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका प्रसिद्ध चित्र भारत माता। कश्मीर, राजस्थान, यह सब इनका प्रमुख चित्र के रूप में जाना जाता है। तो प्रसिद्ध चित्र मदर टेरेसा के चित्रकार का नाम क्या है? मकबूल फ़िदा हुसैन। मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म कब होता है? 1915 में। कहाँ होता है? सोलापुर महाराष्ट्र में। इनके गुरु के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो डी देवला लीकर। अगर बात करते हैं इनका प्रमुख चित्र, जैसे जमीन हो गया, मदर टेरेसा हो गया, भारत माता हो गया, कश्मीर, राजस्थान, और बात करते हैं रागमाला वगैरह पर इन्होंने चित्रण कार्य किया था। ये घोड़ा चित्रण के लिए जाने भी जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है? ऑप्शन ए पारंपरिक, ऑप्शन बी चटकोली, ऑप्शन सी स्वभावी एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चटकोली। अगर बात करते हैं बूंदी शैली, बूंदी शैली में नारंगी, ध्यान से समझिएगा, नारंगी एवं हरे रंग की प्रधानता है। बूंदी शैली में नारंगी और हरे रंग की प्रधानता मिलती है। और ध्यान से समझिएगा कि सोने और चांदी रंग का प्रयोग, सोने एवं चांदी के रंगों का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में किया गया है। किसमें? बूंदी शैली में। बूंदी शैली में सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है। और इम्पॉर्टेंट यह लाइन है कि
राजस्थानी शैली और मुगल शैली, दोनों शैली की बात करते हैं। राजस्थानी शैली एवं मुगल शैली में चटकोली रंगों का प्रयोग किया गया है। मुगल शैली और राजस्थानी शैली में इसकी रंग योजना क्या है, चटकोली रखी गई है। तो ध्यान से समझिएगा कि मुगल शैली और राजस्थानी शैली में चटकोली रंग योजना का प्रयोग किया गया है। बूंदी शैली में नारंगी और हरे रंग की प्रधानता मिलती है। इसमें सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग दीपक चित्र किस शैली का है? ऑप्शन ए कांगड़ा शैली, ऑप्शन बी जयपुर शैली, ऑप्शन सी बूंदी शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी जोधपुर शैली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बूंदी शैली। तो राग दीपक का चित्र वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन वाराणसी, भारत कला भवन वाराणसी में यह संरक्षित है। कहाँ पर? भारत कला भवन वाराणसी में। अगर बात करते हैं बूंदी शैली में, मनुष्य को, ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मनुष्य को सपाट पतली पगड़ी पहने चित्रित किया गया है। किसमें? बूंदी शैली में। ये इम्पॉर्टेंट है कि मनुष्य को सपाट पतली पगड़ी पहने चित्रित किया गया है। किस शैली में? तो वह बूंदी शैली में। राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो बूंदी शैली का है। वर्तमान में यह कहाँ सुरक्षित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में यह संरक्षित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान एंड लास्ट ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है राजस्थान से। किशनगढ़ से संबंधित है गुंदोलाव झील। या किस शैली से संबंधित है? तो यह किशनगढ़ से। अगर बात करते हैं किशनगढ़ शैली को प्रकाश में किसने लाया था? तो उसमें दो लोग का प्रमुख नाम है, एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अली। डॉक्टर फयाज अली, इन दोनों का प्रमुख रोल है किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का। कौन कौन? एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अली। अगर बात करते हैं यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? निहाल चंद। निहाल चंद यहाँ के प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, जो राजा सावंत सिंह के दरबार का दरबारी चित्रकार भी थे। इन्होंने बनी ठनी का चित्रण भी किया। तो किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? तो यह राजस्थान से संबंधित है। अगर बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि गुंदोलाव झील कहाँ से संबंधित है? तो यह किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में किसने लाया? तो यह एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अली महोदय ने किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का इनको श्रेय दिया जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में निहाल चंद जाने जाते हैं, जो राजा सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने बनी ठनी का चित्रण किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी शैली में चित्र दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है? ऑप्शन ए साहब राम, ऑप्शन बी रामराज, ऑप्शन सी निहाल चंद एंड लास्ट ऑप्शन डी मोहन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मोहन। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि दूज का चांद देखते प्रेमी युगल या किस शैली से संबंधित है? तो बूंदी शैली से। इसको किसने बनाया था? मोहन ने। ये क्वेश्चन बन सकता है कि दूज का चांद देखते प्रेमी युगल या किस शैली का चित्र है? तो यह बूंदी शैली का चित्र है। दूज का चांद देखते प्रेमी युगल या चित्रण किसने किया था? मोहन ने। मोहन नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं? तो यह बूंदी शैली से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन,
संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रागमाला, ऑप्शन बी बारहमासा, ऑप्शन सी लघु चित्र एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रागमाला। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आप लोग को एक्सप्लेनेशन के साथ आज के सारे क्वेश्चंस आसानी से क्लियर हुए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। पेन ख़राब होने के कारण आज राइटिंग थोड़ा इधर उधर हुई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कल से आपको क्लियर क्लास मिलेगी। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स क्लास कैसे लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो थोड़ा मोटिवेट होते हैं और भी क्वेश्चन ढूंढ कर लाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस भी हैं, वहाँ से हम लोग क्वेश्चन इकट्ठा करके सॉल्व करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।